हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक, देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमें दो लॉज जानने जरूरी हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, किसने दिया था? लेवोइजर ने दिया था। कब दिया था? 1774 में। लेवोइजर को ही फादर कहा जाता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लेवोइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जो लेवोइजर ने कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कोई भी हमारी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है, उसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मास कांस्टेंट रहता है। ठीक, यानी कि हमारे रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये लॉ दिया था लेवोइजर ने सन 1774 में। लेवोइजर को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा जो लॉ था वो था डेफिनेट प्रोपोर्शंस का और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। कौन सी ईयर में? 1779 में। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है। ठीक, तो ये जो लॉ था ये क्या था? कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। इसके इनके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास कंपाउंड है ना, उसका प्रोपोर्शन डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, चाहे वो आप कहीं से भी लीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास क्या है? एक हाइड्रोजन, एक वाटर है मॉलिक्यूल आपके पास। ठीक, मान लीजिए आपके पास H2O है। ठीक है, इसमें क्या है? दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब आप इस वाटर मॉलिक्यूल्स को कहीं पॉन्ड से लीजिए, कहीं रिवर से लीजिए, या आप टैप वाटर ले लीजिए। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो है वो H2O ही रहेगा, यानी कि दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, फिक्स प्रपोर्शन रहेंगे। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी लीजिए, पॉन्ड से, रिवर से या टैप वाटर। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट मोशन। किसने दिया? प्राउस्ट ने। कौन सी ईयर में? 1779 में। ठीक, उसके बाद जो था हमारा सन 1808 में जॉन डेंटल आए। जॉन डेल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये ईयर याद रखना है, सन 1808। कौन से ईयर में दी थी? 1808 में दी थी। ठीक, अब जॉन डेल्टन के अकॉर्डिंग ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, यूनिवर्स में जितना भी मैटर वो सब एटम से मिलके बना है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मैटर। मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, वो भी एटम से मिलके बना है। एक बहुत छोटा सा स्टोन है, बहुत छोटा सा, वो भी एटम से मिलके बना है। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। दूसरा जो पॉइंट था वो था कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये स्मॉलेस्ट है। किसके अकॉर्डिंग? डेल्टन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही जो था बाद में डेल्टन का ड्रॉबैक साबित हुआ। ड्रॉबैक क्या होता है डेल्टन का? डेल्टन ने ये कह दिया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, जबकि फ्यूचर में हमने देखा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ड्रॉबैक में आ जाता है कि एटम ने डॉल्टन ने कहा कि एटम क्या है? इंडिविजिबल। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं इसके, ये देखिए। कि टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम्स आर कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये होल नंबर्स को आप थोड़ा मार्क कीजिए, होल नंबर्स 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए NH3, इसमें नाइट्रोजन के कितने आइटम है? एक। हाइड्रोजन का कितने हैं? 3। ठीक है, तो देखिए, होल नंबर्स में हमारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तब जाके क्या बन रहा है? हमारा कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, होल नंबर्स में। ठीक,
और एक और पॉइंट था कि ऑल एटम्स ऑफ एन सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये सेम है, ठीक है। सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब मान लीजिए ये ऑक्सीजन का ब्लॉक है, कार्बन का मान लीजिए इसे, ठीक है। तो कार्बन के अंदर एटम होंगे, ठीक। तो ये एटम और ये एटम, इन दोनों का मास और केमिकल प्रॉपर्टी बराबर है। सिमिलरली ये एटम और ये एटम, इन दोनों का मास और केमिकल प्रॉपर्टी बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही किसके एटम है, कार्बन के, ठीक है। तो सेम एलिमेंट में क्या होता है, मास और केमिकल प्रॉपर्टी बराबर होती है। दूसरा, जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इसके पास जो एटम है और इसके पास जो एटम है, इन दोनों एटम की ना तो मास बराबर होगा, ठीक है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टी बराबर होंगी, ठीक है। ना मास बराबर, ना केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक। तो ये कहा था हमारे जॉन डाल्टन ने। तो 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और ड्रॉबैक हमने देख लिया इनका। इसके बाद एक जो फैक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। हम जो है ना एटम को स्कैनिंग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। असल में हम लोग एटम को आज भी देख नहीं सकते, हम लोग उसकी एक इमेज टाइप देखते हैं। इसे देखते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से। क्वेश्चन आ जाता है ये, इसे आप याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि जो हाइड्रोजन का एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। अब जॉन डाल्टन ने जो कह दिया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, लेकिन आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस बात को चैलेंज किया और गलत साबित कर दिया। उन्होंने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढ लिए, जो कि कौन थे, जो थे इलेक्ट्रॉन, जो थे प्रोटॉन, जो थे न्यूट्रॉन, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे ढूंढे गए ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है एटम का साइज। एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डर का होता है एटॉमिक साइज, तो 10⁻10 मीटर, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, डेल्टन की थ्योरी देने के बाद 1898 1898 में एक और साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। 90 साल बाद एक साइंटिस्ट आता है और वो पहला मॉडल देता है एटम का, डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी देने के 90 साल बाद, ठीक। तो साल याद रखना है 1898। इन्होंने पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या था, थॉमसन सेड दैट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, अपनी पोजीशन में स्टेबल हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आगे जाके गलत साबित होने वाली है, लेकिन अभी के लिए एटम अपनी पोजीशन में स्टेबल है, वो धसे हुए हैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर, ठीक। दूसरा जो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन आ जाता है कि जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, तो चार ऑप्शन दे देगा आपको, एटम इज पॉजिटिव, एटम इज नेगेटिव, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और चौथा कोई और। तो आपको एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरों, क्योंकि जो एटम का जो ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है ना, इसके अंदर जो नेगेटिव है, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है इनका वो बराबर है, इसलिए एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक। एटम के मॉडल, सर जे थॉमसन के मॉडल को क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है जैसे हलवे में किशमिश होते हैं ना, बड़े हुए।
इस तरीके से इनका मॉडल दिखता है, इसलिए इनके मॉडल को क्या क्या किया, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, नोट कर लीजिए, ठीक है। एटम थॉमसन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल। आज तक ये समझा जाता था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, लेकिन जे थॉमसन ने इस बात को गलत प्रूव किया और ढूंढ निकाला एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जो था इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास आपको याद रखना है। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मास कितना है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। इन दोनों का आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जे थॉमसन ने 1898 में अपना मॉडल दिया। उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। जैसे लेवोइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं ना, उसी तरीके से रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस ढूंढ निकाला। न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसे जाता है, रदरफोर्ड को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। न्यूक्लियस किसने ढूंढा, रदरफोर्ड ने ढूंढा। कैसे ढूंढा अभी देखेंगे। देखिए, उनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन दो चीज़ें यूज़ करी। एक तो करी गोल्ड की फॉइल, दूसरा करा अल्फा पार्टिकल। अब इन्होंने गोल्ड की फॉइल की यूज़ करी। इनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक थिन शीट ऑफ मेटल चाहिए था, थिन शीट। और हम जानते हैं कि जो गोल्ड है वो मोस्ट मेलेबल एलिमेंट है, मोस्ट मेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड को ठोक बजा के पतली पतली शीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए गोल्ड फॉइल का यूज़ किया गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल थे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम आयन 2He4, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज। दो चीज़ याद रखनी है, अल्फा पार्टिकल हीलियम आयन होता है 2He4, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, इन्होंने गोल्ड की फॉइल में हमारे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। जब इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया तो इन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना वो सिंपली पेनिट्रेट कर गए, सिंपल चले गए। बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हुए, ठीक है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से रिबाउंड हो गए, वापस चले गए इसी पाथ से, मतलब टकराए और वापस चले गए। इनकी संख्या बहुत बहुत कम थी। सबसे ज़्यादा किन की संख्या थी, सबसे ज़्यादा थी जो कि सिंपली पेनिट्रेट हो गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट हो गए। उसके बाद थोड़े से जो अल्फा पार्टिकल थे वो ऐसे डेविएट हो गए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपनी जगह से टकरा के वापस आ गए। अब इन्होंने ये आउटकम जब देखा तो उन्होंने बताया कि नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। उन्होंने एक न्यूक्लियस की खोज करी, और इन्होंने न्यूक्लियस कहाँ था, सेंटर में था एटम के। और इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। देखिए, थॉमसन ने कहा था इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, मूव नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसका मास उसके न्यूक्लियस में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बता दिया इन्होंने, ठीक। ठीक है, तो हमने देखा कि इन्होंने क्या दो चीज़ें बताई हमें। एक तो इन्होंने न्यूक्लियस ढूंढ दिया और बोला कि
जितना भी मास है वो सब यहाँ पे होता है एटम का। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर एक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। एटम का देखा था 10⁻⁻10 मीटर था शायद, और न्यूक्लियस का कितना है, इतना है। तो आपको ये दोनों साइज याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या था इनका, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आप भाग रहे हैं ना तो आप एनर्जी को लूज करते हैं, ठीक है, और आप थक जाते हैं इस वजह से। तो ये क्वेश्चन उठाया गया रदरफोर्ड के सामने। रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी तो लूज करेंगे ही, इसका मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी डिसिपेट होगी, तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, ना होना चाहिए अनस्टेबल। ये उनसे बोला गया कि भाई एनर्जी निकल रही है तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, पर एटम तो मैक्सिमम सारे के सारे स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव को छोड़ दिया जाए तो स्टेबल होते हैं। ये कैसे? तो जो रदरफोर्ड थे वो इसका आंसर नहीं दे पाए। इसका मतलब रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये इनकी ड्रॉबैक में आता है, इम्पॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? ठीक, तो इनकी इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने आए नील्स बोर, और उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने क्या कहा कि रदरफोर्ड साहब आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वेल डिफाइंड ऑर्बिट में करते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया KLMNOP या 1 2 3 4 5 6। और जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि वाइल जब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता है, इसलिए जो है एटम क्या है, स्टेबल है, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो एटम है वो न्यूक्लियस के चारों ओर वेल डिफाइंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिनको उन्होंने नाम दिया KLM और ऐसे ही N। ठीक है, ये सबसे अंदर वाला K, उसके बाहर L, फिर M, फिर N, 1 2 3 4। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व कर रहे हैं ना वो एनर्जी को डिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए एटम एज अ होल स्टेबल होता है, और वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझाने में कामयाब रहे। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक शेल्स में। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ किससे डिसाइड होगी, क्या एक रिवॉल्व कर रहे हैं या दो रिवॉल्व कर रहे हैं, 3 या 4 या 5, ये किससे डिसाइड होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², यहाँ पे n क्या है, शेल्स हैं, KLMN, यानी 1 2 3 4। ठीक है, n क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है और पहला शेल n = 1, दूसरा शेल, पहले शेल में ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियस है। पहले शेल में कितने आ सकते हैं, 2n², n की वैल्यू 1, यानी कि 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इन ए शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2n²। पहले वाले शेल में देखा हमने 2 आ सकते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n²। तो
एन की जगह अब दूसरे शेल में देख रहे हैं, इस एन की जगह 2 यानी कि 8। ठीक, इसका मतलब जो दूसरा वाला शेल है ना, ये इसमें 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम कितने आ गए? 8 आ गए। 9 नहीं आएंगे मैक्सिमम। हाँ 7 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उसी तरीके से हम तीसरे वाले में देखते हैं। 1 स्क्वायर एन की जगह 3 तो 18। ठीक है, इसका मतलब ये तीसरा शेल है ना, इसमें 18 आएंगे। 1 2 3 4 ऐसे करके 18 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। थर्ड शेल में 18, अंदर 8, इसके अंदर 2। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने का फार्मूला 2n² है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं शेल्स में। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। देखिए, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछ लेता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस प्रोटॉन्स को ध्यान दीजिए, अभी तक हमने प्रोटॉन वगैरह नहीं पढ़ा ना, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले प्रोटॉन क्या होता है। तो ये देखिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ढूंढ दिया हमारा जे थॉमसन ने। ठीक है, न्यूक्लियस ढूंढ दिया हमारा रदरफोर्ड ने। जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ढूंढा तो उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि जो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है ना, वो क्या है? वो हमारा प्रोटॉन्स है। नाम दिया प्रोटॉन्स रदरफोर्ड ने। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज तो हमारा पहले ही ढूंढा जा चुका था कैनाल रेस की फॉर्म में। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन करके, उन्होंने कैनाल रेस ढूंढ दी थी। कैनाल रेस क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज थी कैनाल रेस। पर ये जो प्रोटॉन ढूंढने का श्रेय जाता है, ये जाता है तुम्हारे रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन्स भी किसने ढूंढे? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन। और प्रोटॉन का हमें देखना, थोड़ा सा हम मास और चार्ज देख लेते हैं। प्रोटॉन का देखिए चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10⁻⁻27, सॉरी -19 कूलम। ठीक है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो प्रोटॉन ढूंढ लिए गए रदरफोर्ड द्वारा। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स कैडविक ने करी 1932 में। न्यूट्रॉन जो थे वो थोड़ा लेट खोजे गए, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, जिनका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ढूंढा किसने? इस साइंटिस्ट का नाम रखिए, जेम्स कैडविक ने ढूंढा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन ढूंढा किसने? जेम्स कैडविक ने। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टीचर ने हमें ये याद करने के लिए ट्रिक बताई थी। तो आप लोगों में से बहुतों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक है कि ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच, ईट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ढूंढा किसने? थॉमसन ने। पी का मतलब प्रोटॉन ढूंढा किसने? रदरफोर्ड ने। एन का मतलब न्यूट्रॉन ढूंढा किसने? चैडविक ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और देखिए, न्यूट्रॉन ढूंढ दिया चैडविक ने, पर न्यूट्रॉन होता कहाँ है एटम में? तो जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, दो चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब तक सारे 7 एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढे जा चुके हैं।
ये आप थोड़ा एक टेबल है, इसे याद कर लीजिएगा। रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, अभी के लिए आप याद कर लीजिए। ये चीज़ क्या होती है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। रिलेटिव मास उसे कार्बन 12 एटम के बेसिस पर डिसाइड होता है, लेकिन अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का इतना, ऐसे रिलेटिव चार्ज और चार्ज पर पुनः मास पर कीजिए, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, कभी कभार आपसे रिलेटिव मास पूछ लेते हैं और आप मान लीजिए आपसे रिलेटिव मास पूछा प्रोटॉन का और आप लिख के आ गए 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ कीजिए, जो भी गलत है। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिए। आइए अब देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी हमने देखा न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन और एटम। मान लीजिए किसी के न्यूक्लियस में 2 हैं प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 2। मान लीजिए 3 है तो कितना एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से एटॉमिक नंबर डिफाइंड होता है। उसके बाद आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक, इसका मतलब जो हमारे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों का सम। मान लीजिए टोटल 18 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हो सकता है प्रोटॉन 9 हो और न्यूट्रॉन भी 9 हो, तो टोटल कितना हो गया 18। तो मास नंबर कितना हो गया 18। मान लीजिए 17 है। ठीक है, 8 हमारे प्रोटॉन्स हो गए मान लीजिए और 9 हमारे न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का सम 17, इसका मतलब मास नंबर कितना है 17 है। ठीक, तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफाइंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक, देखिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसको छोड़ के सिर्फ एक हीलियम को छोड़ के, हीलियम को 2 ही चाहिए बस। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनको केमिकली स्टेबल होने के लिए लास्ट वाला ऑर्बिट में, लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 चाहिए। किसी के पास अगर 3 ऑर्बिट हैं तो उसके तीसरे ऑर्बिट में 8 होने चाहिए। ठीक, किसी के पास अगर 2 ऑर्बिट हैं तो उसके लास्ट वाले दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 होने चाहिए। अगर सिर्फ एक ही ऑर्बिट है जो कि हीलियम के पास होता है तो उसमें 2 होने चाहिए। हीलियम को छोड़ के बाकी सब में 8 होने चाहिए। तो जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। मान लीजिए ये किसी का एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 3। मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे 4। मान लीजिए 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आते हैं वैलेंसी। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है। कितने होने चाहिए स्टेबल होने के लिए 8। मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो क्या करेगा वो, क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, क्या ऐसा कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। कोई अपना 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा किसी को। तो ये क्या करते, एग्जाम्पल समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक, 2 एटम यहाँ, 8 एटम यहाँ हो गए, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। 8 और 2 10, एक बचा, एक आ गया बाहर। ठीक है, अब ये जो है सोडियम, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 हो जाए।
या ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि ये ऑर्बिट खत्म और अंदर वाला ऑर्बिट में तो 8 है ही, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा स्टेबल हो जाता है उसी को कहते हैं वैलेंसी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्लोरीन है हमारा, कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 है, ठीक। तो जो 17 हैं वो किस तरीके से फिल होंगे, अंदर वाले में 2, उसके बाहर 8 और लास्ट में कितने, 7। अब इसके लिए देखिए स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए, 8। क्या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसके अंदर वाले शेल में 8 हो जाए, यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा ताकि इसके अपने 8 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाए। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी भी वैलेंसी 1। कितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट स्टेबल हो जाता है उसी को कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 6 हैं, ठीक। तो क्या वो 6 के 6 दे दे या वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2, ठीक। किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या वो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या 3 ले ले, 3 लेगा ना वो, इसके लिए आसान 3 लेना है तो इसकी वैलेंसी कितनी, 3। अब दूसरे केसेस देखते हैं। मान लीजिए किसी का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ठीक। अब देखिए किसी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये ज़्यादा आसान है इसलिए ताकि अंदर जो इसके अंदर वाला शेल है इसके अंदर तो ऑलरेडी है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी 1। सिमिलरली अगर किसी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 किसी से लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 है तो वो 5 किसी से लेगा या ये 3 किसी को दे देगा, ये 3 दे देता है तो इसकी वैलेंसी 3। अब आता है 4 के केस में। किसी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ना तो वो 4 ले सकता है ना वो 4 दे सकता है, तो करता क्या है, वो दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, शेयरिंग कर लेता है और दोनों के अपने अपनी 8 हो जाते हैं। वैलेंसी कितनी, 4, ठीक है। कार्बन करता है ऐसा और भी करता है एलिमेंट। तो 4 वैलेंसी में हमने देखा क्या होता है, शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी वैलेंसी, इस तरीके से वैलेंसी डिफाइंड होती है, ठीक। तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप इनके नोट्स बनाइए, इनको रिवाइज कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी से इनकी रीडिंग करिए और लूसेंट से रीडिंग करिए और ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।